सो इस वीडियो में हम इजी वर्जन एज वेल एज हार्ड वर्जन ऑफ द प्रॉब्लम गेम ऑन सम देखने वाले हैं। ये वीडियो इस तरह से डिवाइडेड है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, देन इजी वर्जन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको देखेंगे, फिर इजी वर्जन का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, देन हार्ड वर्जन में जो कंसेप्ट यूज होगा वो देखेंगे, एंड देन हार्ड वर्जन के कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखेंगे। इन सब के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखो, बिकॉज हार्ड वर्जन का जो कंसेप्ट है वो होगा इन कंटिन्यूएशन विद द कंसेप्ट ऑफ इजी वर्जन। इजी वर्जन में जो कंसेप्ट यूज़ किया गया है उसके अलावा वो नहीं समझ सकते। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा देखो, जिससे कि आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाए और ईजी एज वेल एज हार्ड वर्जन दोनों सॉल्व हो जाए। ऑल्सो इन दोनों के मैंने कोड नीचे कॉमेंट्स में दिए गए हैं। So as always, let's start by understanding the question. Game on sum. This is the easy or hard version of the problem. The difference is in the constraints of n, m, t. You can make hex only if all the versions of the problems are solved. So this is the first common paragraph in both of them. Remaining is also the common one. Alice and Bob are given the numbers n, m and k and play a game as follows. क्या बोला गया है कि एलिस और बॉब को 3 नंबर्स दिए गए हैं एन, एम और के, और वो दोनों एक गेम खेलते हैं एज फॉलोस। नीचे गेम दी गई है, गेम का डिस्क्रिप्शन। द गेम हैज़ अ स्कोर दैट एलिस ट्राइज टू मैक्सिमाइज एंड बॉब ट्राइज टू मिनिमाइज। द स्कोर इज इनिशियली 0। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो गेम है इसमें एलिस जो है वो स्कोर को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करती है और बॉब जो है वो स्कोर को मिनिमाइज करने की ट्राई करता है। ठीक है, द स्कोर इज इनिशियली 0। इनिशियल स्कोर जो होगा वो क्या दिया गया है, 0। ठीक है, द गेम कंसिस्ट ऑफ n टर्न्स। ईच टर्न एलिस पिक्स अ रियल नंबर फ्रॉम 0 to k इंक्लूसिव, विच बॉब आइदर एड्स और सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द स्कोर ऑफ द गेम। ठीक है, क्या बोला गया है कि टोटल n टर्न्स है गेम में। हर एक टर्म में एलिस जो है वो 0 से लेके k के बीच में कोई एक रियल नंबर, ध्यान रखना है यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि इंटीजर, रियल नंबर बोला गया है। सो वी कैन ऑल्सो टेक पॉइंट नंबर लाइक 5.2, 5.8 एंड सो ऑन। 0 और k इंक्लूसिव इन दोनों के बीच में कोई एक रियल नंबर सिलेक्ट करेगी। ठीक है, और बॉब जो है वो इस नंबर को स्कोर में या तो ऐड करेगा या तो सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ओके। बट थ्रू आउट द गेम बॉब हैज टू चूज टू ऐड एटलीस्ट m आउट ऑफ द n टर्न्स। क्या बोला गया है कि ये n टर्न्स में एलिस जो नंबर्स पिक करती है वो बॉब स्कोर में या तो ऐड कर सकता है या सब्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स ये है कि बॉब हैज टू ऐड at least m नंबर्स। ये जो टोटल n टर्न्स है जिसमें एलिस नंबर सिलेक्ट करती है उसमें से कम m बार तो बॉब को नंबर्स ऐड करने ही पड़ेंगे, ही कांट सब्ट्रैक्ट। रिमेनिंग n - m टाइम्स में ही कैन सब्ट्रैक्ट एज वेल एज ऐड। ओके, Bob gets to know which number Alice picked before deciding whether to add or subtract the number from the score, and Alice gets to know whether Bob added or subtracted the number from the previous turn before picking the number for the current turn, except on the first turn since there was no previous turn। क्या बोला गया है कि हर एक टर्न में जब बॉब जो है वो डिसाइड करता है कि मुझे नंबर ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले उसको पता होता है कि उस टर्न में एलिस ने नंबर कौन सा सिलेक्ट किया है, पहली चीज़। और एलिस को ये भी पता होता है कि प्रीवियस टर्न में बॉब ने ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है। सो बेसिकली अगर ith टर्न है तो जब एलिस ith टर्न के लिए नंबर सिलेक्ट करेगी तो उससे पहले 0 to 1 to i-1 टर्म्स में बॉब ने क्या किया है, कौन से नंबर ऐड किए, कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट किए, कितनी बार ऐड किए, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किए, ये एलिस को पता है। और ith टर्न में फर्स्ट एलिस सिलेक्ट्स अ नंबर, then Bob decides whether to add or subtract it। तो बॉब को पता है कि कौन सा नंबर है, ये दिया गया है। If Alice and Bob play optimally, what will be the final score of the game be?
क्या बोला गया है कि एलिस डिसाइड करती है कि मुझे एस मैक्स एस पॉसिबल करना है और बॉब डिसाइड करता है कि मुझे एस मिनिमम में स्कोर करना है। तो दोनों अगर ऑप्टिमली खेलते हैं तो क्या स्कोर होगा गेम का, ये पूछा गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से है, फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सेकंड लाइन में है सभी टेस्ट केस में, फर्स्ट लाइन में है एन, एम और के। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एम इज द नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट बॉब इज द नंबर ऑफ टाइम्स एटलीस्ट बॉब हैज टू ऐड द नंबर्स, और के जो है वो है 0 से लेके के बीच में कोई भी एक रियल नंबर एलिस सिलेक्ट कर सकती है, वो है के। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये इजी वर्जन के कंस्ट्रेंट है, ये हार्ड वर्जन के कंस्ट्रेंट है। तो हमें बताना है कि अगर दोनों ऑप्टिमली खेले तो क्या स्कोर होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। कंसेप्ट पे मूव करता है। सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 हिंट ऐसी मिल रही है जिससे कि पता चल रहा है कि ये हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। पहली तो ये कि इसका जो ब्रूट फोर्स मेथड है वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। हम सरफेस लेवल से देख रहे हैं, हम एग्जैक्ट इसकी ब्रूट फोर्स मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल रहे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो सकता है। मान लो ये मेरा n टर्म्स है, ठीक है। अब मान लो कि k जो है, सॉरी हाँ, जो हम नंबर है जो हम हर एक टर्न में पिक करने वाले हैं वो 0 और k के बीच में एक रियल नंबर होना चाहिए। अब रियल नंबर अभी के लिए छोड़ दो, बिकॉज देर आर इन्फाइनेटली मैनी पॉसिबल रियल नंबर्स। हम कहते हैं कि इंटीजर्स है, तो हर एक टर्न में मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, k+1। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो n है उसमें से n में से m नंबर्स, m पोजीशंस या टर्न्स ऐसी है जहाँ पे बॉब को ऐड करना पड़ेगा नंबर, और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उसमें भी उसके पास 2 चॉइसेस है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल जाएगा ब्रूट फोर्स से। अगर सभी पॉसिबिलिटीज को हम देखेंगे तो अगर मान लेते कि ये इंटीजर्स ही अलाउड है तो ठीक है, पहली साइन। दूसरी साइन, अगर मेरा प्रॉब्लम है जिसमें n टर्म्स है और m टाइम्स मुझे मिनिमम ऐड करना है बॉब को, तो अगर लास्ट स्टेप में बॉब ने या तो ऐड किया होगा नंबर या सब्ट्रैक्ट किया होगा। अगर उसने ऐड किया होगा और अगर उसने सब्ट्रैक्ट किया होगा तो क्या होगा, अगर वो सब्ट्रैक्ट करता है तो इसके पहले वाली प्रॉब्लम क्या होगी, जिसमें n-1 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और m टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मूव में तो उसने सब्ट्रैक्ट किया ना। सो टर्न्स 1 से बढ़ गया, सो n-1 + 1 n, और नंबर ऑफ एडिशंस तो m ही है। अगर उसने लास्ट टर्न में एडिशन किया होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा n-1 टर्न्स और m-1 एडिशंस में। ठीक है, उसके बाद अगर एक टर्न लेते हैं और उसमें अगर एडिशन होता है तो ये n टर्न्स और m एडिशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसके पहले का देखें तो यहाँ पे अगर एडिशन किया होगा तो n-2 टर्न्स और m-2 एडिशंस, अगर सब्ट्रैक्शन किया होगा तो n-2 टर्न्स और m-1 एडिशंस, अगर यहाँ पे एडिशन किया होगा तो n-2 टर्न्स और m-1 एडिशंस रिमेनिंग होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट किया होगा तो n-2 टर्न्स और m एडिशंस रिमेनिंग होंगे, अज्यूमिंग दैट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2। ठीक है, अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि ये डीपी का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, वरना ये कंडीशन जब ट्रू होगी m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, उनके लिए ये वैलिड होगा। तो अब ये पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे कैलकुलेशंस, तो ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है बेसिकली। तो अब जैसा हम डीपी में करते हैं, अगर n और m दिया है तो n क्रॉस m का अगर हम मैट्रिक्स बना दे और बेस केस को फिल करने के बाद कुछ रिलेशन बना के पूरा मैट्रिक्स फिल कर दे n क्रॉस m साइज का, तो जो nth रो और mth कॉलम का वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हमारे पास ये वैल्यू स्टोर्ड है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो ये 2 बार कैलकुलेट ना करनी पड़े, इसलिए अगर हम इसको स्टोर कर दे, इसको स्टोर कर दे, इसको स्टोर कर दे, सबको स्टोर कर दे, तो अल्टीमेटली ये भी मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑफ n+1 m×1 मैट्रिक्स फिल करना पड़ेगा, और जो लास्ट वैल्यू होगी dp ऑफ nm वो क्या डिनोट करेगी कि अगर n टर्न्स है और m टाइम्स बॉब को ऐड करना होगा तो क्या आंसर होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हिंट्स मिल गई कि ये डीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे अगर डीपी का प्रॉब्लम है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, पहला तो बेस केस बनाना पड़ेगा, दूसरा बेस केस का जनरल रिलेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि हम पूरा डीपी टेबल फिल कर दे n क्रॉस m साइज का। तो बेस केस क्या हो सकता है, n और m है
तो बेस केस हो सकता है कि एक भी बार एडिशन ना करना पड़े, m इक्वल टू 0। तो अब जितने भी टर्न्स है, n टर्न्स है मान लो, तो सभी टर्न्स में एलिस को पता है कि m 0 है, मतलब कि एडिशन कभी होने वाला नहीं है, सभी में सब्ट्रैक्शन होने वाला है, इनिशियल स्कोर 0 है। तो सभी टर्म्स में अगर सब्ट्रैक्शन होने वाला है तो जो सबसे छोटा पॉसिबल नंबर होगा वही एलिस सिलेक्ट करेगी, जिससे कि स्कोर सबसे कम मिनिमम हो। तो एलिस क्या करेगी, हर एक टर्न में वैल्यू जो सिलेक्ट करनी है 0 और k के बीच में वो 0 सिलेक्ट करेगी, जिससे कि हर बार बॉब सब्ट्रैक्ट करेगा 0 को 0 में से। तो m इक्वल टू 0 के लिए हमें पता है कि dp ऑफ i कॉमा 0, मतलब कि कितने भी टर्न्स हो और 0 टाइम्स ऐड करना हो तो आंसर क्या होगा 0। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 टर्न्स है और m की वैल्यू 0 है तो एलिस को पता है कि हर एक बार सब्ट्रैक्ट ही करेगा बॉब, क्यों, बिकॉज बॉब वांट्स टू मिनिमाइज द स्कोर, एलिस वांट्स टू मैक्सिमाइज द स्कोर। सो द बेस्ट ऑप्शन विथ एलिस इज टू टेक 0 ईच एंड एवरी टाइम। तो यहाँ पे भी वो 0 लेगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। सो बॉब विल सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 0 4 टाइम्स एंड द आंसर विल बी 0। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, m n के बराबर हो। अब एलिस को पता है कि हर एक मूव में बॉब को ऐड करना ही पड़ेगा। नाउ एलिस विल wants to maximize the number, Bob wants to minimize the number, so Alice will take the largest number possible, that is k। और बॉब कुछ नहीं कर सकता, उसको हर एक बार ऐड ही करना पड़ेगा। तो dp ऑफ i कॉमा i, मतलब कि n नंबर i नंबर ऑफ टर्न्स है और हर एक बार ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर ki, हर एक बार एलिस k लेगी। तो ये बेस केस हो गए, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब भी एक तो दिया गया है m इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n, तो अगर n की वैल्यू 0 है इसका मतलब m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। लेकिन अगर n की वैल्यू 0 है तो वैसे भी आंसर जो है, स्कोर जो है वो 0 ही होगा, बिकॉज देयर इज नो टर्न टू सिलेक्ट। फिर चाहे m की वैल्यू 5 हो मान लो, हालांकि क्वेश्चन में दिया गया इट्स लेस देन इक्वल टू n फॉर वैलिड रीजंस, बट जब हम टेबल फिल करेंगे देन विल ऑल्सो नीड अ रो वेयर m कैन वेरी एंड n विल बी 0, तो उन सभी केसेस को भी हम 0 ही लेंगे, ठीक है। dp ऑफ 0 i को भी हम क्या लेंगे 0 लेंगे, वाई, क्योंकि ये टेबल में फिल करना पड़ेगा फॉर रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट। और ये समझने वाली बात है कि अगर एक भी टर्न है ही नहीं अवेलेबल तो हमारा स्कोर 0 ही होगा, राइट, ओके। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि dp ऑफ i j का रिलेशन उसके स्मॉलर प्रॉब्लम्स के साथ कैसे बनाए और कैसे स्मॉलर प्रॉब्लम का यूज करके लार्जर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मतलब कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1। इसका क्या मतलब कि एक टर्न कम हो गई और लास्ट टर्न पे एडिशन किया था, मतलब कि i माइनस 1 टर्म्स में से j माइनस 1 टाइम एडिशन करना है, ये वो वाली प्रॉब्लम है, उसका ये आंसर है। और अगर मैं लास्ट टाइम एक और एडिशन करता हूँ तो वो हो जाता है i टर्न्स और j एडिशंस। और दूसरा क्या हो सकता है, dp ऑफ i माइनस 1 और j, मतलब कि i माइनस 1 टर्न्स में से j बार मैंने एडिशन किया और लास्ट टर्म में मैंने एडिशन नहीं किया, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन किया, तो वो क्या हो जाएगा, टर्न तो एक से बढ़ जाएगी लेकिन नंबर ऑफ एडिशन उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें से हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब बॉब का काम है स्कोर को मिनिमाइज करना, तो वो डिसाइड करेगा कि उसको यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है। एलिस का काम है कि स्कोर को मैक्सिमाइज करना, सो शी विल सिलेक्ट द नंबर x। सो व्हाट शी विल डू, अब आंसर क्या होगा, मिनिमम ऑफ dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1 कॉमा सॉरी dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस x कॉमा dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस x, बिकॉज j नंबर ऑफ एडिशंस करने हैं हमें टोटल, तो ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा लास्ट राउंड, और यहाँ पे j माइनस 1 एडिशन हुआ है तो ये एडिशन में जाएगा। सो एलिस विल सिलेक्ट द x वैल्यू, लेकिन बॉब इस रूट से भी जा सकता है, इस रूट से भी जा सकता है, लाइक नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे है तो एडिशन ही होगा, यहाँ पे है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन अगर सारे टर्म्स देखें सो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन बॉब। सो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मिनिमम ऑफ दिस, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन बॉब। तो एलिस को x ऐसा कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि दोनों में से वो जो भी ले वो एज मैक्स एज पॉसिबल हो, ठीक है। अब आप बात समझो, अगर
n की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है 1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर k की वैल्यू है मान लो 10, तो अगर फर्स्ट टर्न है सेकंड टर्न है, फर्स्ट टर्न में जैसे ही मैं 6 7 8 9 10 इसमें से कोई नंबर लूंगा तो बॉब क्या करेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि वो माइनस मान लो 8 लिया तो क्या हो गया -8। अब सेकंड टर्न में मुझे पता है कि एडिशन ही होने वाला है, बिकॉज m इज इक्वल टू 1, तो एक एडिशन तो करना ही पड़ेगा। तो सेकंड टर्म में एलिस क्या करेगी, 10 लेगी, तो आंसर इज 2। अगर क्योंकि इस यहां पे क्या हो रहा है, आंसर अल्टीमेटली 2 आ रहा है। अगर 0 1 2 3 4 इसमें से अगर कोई टर्म एलिस सिलेक्ट करेगी तो बॉब क्या करेगा, ऐड कर देगा, जैसे कि 3, तो बॉब ने क्या किया, +3 ले लिया। अब सेकेंड टर्न में पता है कि माइनस ही होने वाला है, बिकॉज एक ही बार एडिशन करना है बॉब को एटलीस्ट 1 टाइम्स, बट उसका काम है मिनिमाइज करना स्कोर को, तो दूसरी बार तो वो ऐड करेगा नहीं। तो अब एलिस क्या करेगी, छोटे से छोटा नंबर लेगी, तो वो 0 लेगी, तो स्कोर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहां पे स्कोर 3 हो रहा है, और अगर 6 7 8 9 ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली 2 हो रहा है, बिकॉज बॉब क्या करेगा, माइनस ले लेगा फर्स्ट टर्म में। तो अगर मैं 5 लूँ फर्स्ट टर्म में, तो अगर माइनस करता है यहाँ पे बॉब, तो यहाँ पे +10 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 5। अगर वो प्लस कर देता है तो यहाँ पे -0 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म में माइनस होने वाला है, तो एलिस 0 लेगी और स्कोर हो जाएगा 5। सो इन दिस केस वी कैन गारंटी अ स्कोर ऑफ 5। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों ऑप्टिमली खेले तो, बिकॉज बॉब क्या करेगा, माइनस लगा देगा जैसे ही 8 देखेगा। हाँ, अगर 8 देख के बॉब प्लस करता है तो सेकंड टर्म में एलिस 0 लेगी, तो स्कोर हो जाएगा 8, बट बॉब विल प्ले ऑप्टिमली, नो दिया है क्वेश्चन में, तो वो सीधा माइनस कर देगा। सो स्कोर क्या हुआ, 5। सो 5 इज द आंसर फॉर n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1, k इक्वल टू 10। अब इसके ऊपर वाला केस देखते हैं, मतलब कि i इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 1 है, तो दो केस क्या बनेंगे, i -1 j -1, i -1 j। तो i -1 would be 2 and j -1 would be 0, सॉरी i -1 would be 1। तो n इक्वल टू 1 m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 m इक्वल टू 1, दो केस बनेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अगर k इक्वल टू 10 होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनके बीच रिलेशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर k इक्वल टू 10 है, एक ही चांस है, और पता है कि बॉब जो है वो एक भी बार एडिशन नहीं करने वाला, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो सब्ट्रैक्शन ही करेगा, m इक्वल टू 0 है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एलिस, टू टेक 0, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो इसका आंसर जो है dp ऑफ 1 0 का, ये है 0। इसका आंसर क्या होगा, i इक्वल टू j वाला केस है, सो k इंटू आई, एक ही टर्न है, पता है कि उसमें एडिशन ही करना है, सो एलिस विल टेक द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल, दैट इज 10। सो dp ऑफ 1 1 इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 और 1 में अगर हम इनके दोनों जो एक नीचे लेवल के केसेस है उनको इसके साथ कनेक्ट करें, सो वी कैन से दैट dp ऑफ i j इज इक्वल्स टू dp ऑफ i -1 j -1 प्लस dp ऑफ i -1 j अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरह से केस मिल रहा है। अभी में भी क्लियर ना हो, अभी हम एक और टेबल बनाते हैं जिससे कि थोड़ा और आइडिया लगेगा कि ये एग्जैक्टली इसलिए वर्क कर रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम थोड़ा और देखते हैं कि ये ऐसे वर्क कैसे कर रहा है। लाइक n इक्वल टू 5 लेते हैं, m इक्वल टू 3 लेते हैं और k की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रिलेशन डिराइव किया था, वो एग्जाम्पल की मदद से dp ऑफ i j इक्वल्स टू dp ऑफ i -1 j -1, क्योंकि इन दोनों पे वो डिपेंड कर रहा था। लास्ट स्टेप एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन, उसके बेसिस पे डिवाइड बाई 2, ठीक है। ओके, दिस इज दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, ओके। चलो, अब अगर मैं इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाऊं, बिकॉज बेसिकली हम मैट्रिक्स फिल करेंगे जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते हैं। सो n इज 5 एंड m इज 3, तो m इज 3, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स ले लिए। अब 1 2 3 4 एंड 5, 6 रोज ले लिए। ये 0th रो है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 0 1 2 3
तो ये हो गए हमारे m, ये रोज जो है वो हो गई n। अब अगर m 0 है तो कितने भी हमारे पास चांसेस हो, सब में 0 ही लेना पड़ेगा बिकॉज बॉब विल सब्ट्रैक्ट द नंबर। अब ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स, बट ये भी सब 0 ही होंगे अगर हम इन जनरल सोचे तो, क्योंकि 0 टर्न्स है तो फिर m कितनी भी बार एडिशन हो, जब टर्न ही नहीं है तो वी कैन फिल देम बाई 0। और एक चीज जो हमने देखी थी बेस केस में, dp ऑफ i इज इक्वल्स टू k टाइम्स i, बिकॉज हर एक टर्न में बॉब को ऐड ही करना पड़ेगा, सो विल टेक द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल दैट इज k। सो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा k, सो दिस इज हाउ मच 10, दिस विल बी 2 टाइम्स 10 दैट इज 20, दिस विल बी 2 टाइम्स 10 30। ये बेसलेस केस है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, अब हमने ये रिलेशन देखा था, जो एग्जाम्पल लिया था उसकी मदद से हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा दिस प्लस दिस बाई 2 दैट इज 5। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.5, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दिस प्लस दिस बाई 2 दैट इज 12.5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक बात देखो, ये n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 1 का 5 है, ये तो हमने अभी कंसेप्ट में देखा। n इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 2 है तो वो 20 होगा, वो भी क्लियर है क्योंकि दोनों बार एलिस 10 लगेगी क्योंकि उसे पता है कि एडिशन होने वाला है। अगर मुझे ये समझना हो कि यहाँ पे 12.5 कैसे है, यहाँ पे इक्वेशन से तो आ गया बट थोड़ा लॉजिकली समझना हो, तो अगर यहाँ तक बॉब है वो इस पाथ के थ्रू आया होगा, ये कौन सा केस हो गया, n इक्वल्स टू 3 m इक्वल्स टू 2 वाला केस हो गया ये। तो या तो वो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, तो दो केस हो गए, n इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 2। तो n इक्वल्स टू 2 m इक्वल्स टू 2 में तो क्या है, दोनों एडिशन है, मतलब कि दोनों एडिशन यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है और यहाँ पे एक एडिशन हुआ है। ठीक है, दो में से तो एक एडिशन होने वाला है। सो नाउ वी नीड टू सिलेक्ट अ नंबर सच दैट कि बॉब चाहे इस पाथ से आए या इस पाथ से आए, हमारा आंसर एज मैक्स एज पॉसिबल हो। ये किसका काम है, एलिस का काम है। तो अगर मान लो मैं 8 लेता हूँ नंबर लास्ट स्टेप पे, तो 5 प्लस 8 वुड बी 13, बट 20 माइनस 8 वुड बी हाउ मच 12। ठीक है, अगर मैं 9 लेता हूं तो 5 प्लस 9 वुड बी हाउ मच 14 एंड 20 माइनस 9 वुड बी हाउ मच 11। सो इट विल डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ बॉब, दिस इज नॉट अ फिक्स स्कोर। सो हमें एलिस कुछ ऐसा करेगी कि चाहे वो यहाँ से आए या यहाँ से आए, स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे बॉब यहाँ से आएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आएगा तो 14 होगा, बट बॉब का काम है मिनिमाइज करना। सो वो 11 जहाँ पे स्कोर हो रहा है वहीं से आएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज 5 प्लस एक्स शुड बी सेम एज 20 माइनस एक्स, दैट इज 2x इक्वल्स टू हाउ मच 15, x इक्वल्स टू हाउ मच 7.5। तो इस स्टेप के बाद एलिक्स क्या करेगी, 7.5 लेगी। सो 5 प्लस 7.5 इज 12.5 and 20 minus 7.5 is 12.5. Alice have played optimally and chosen a number such that no matter what path Bob take, the score will be 12.5. अब समझ में आ गया कि ये रिलेशन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, यहाँ पे बाई 2 भी है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमें इन सेल्स को बस फिल कर देना है। dp ऑफ i j इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 1 j बाई 2, और एंड में जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये भी बोला गया है कि हमारा जो आंसर है वो p, मान लो अगर वो हम p बाई क्यू के टर्म्स में ले रहे हैं तो हमें p इंटू क्यू इनवर्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्यू इनवर्स क्या है, क्यू इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू मॉड दैट इज 10 की पावर 9 प्लस 7। ठीक है, सो अब उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, उसके बाद हार्ड वर्जन का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हार्ड वर्जन का इम्प्लीमेंटेशन। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सिंपल हमें डीपी का टेबल फिल करना है। तो मान लो अगर मैं लेता हूँ डीपी ऑफ n प्लस 1 m प्लस 1, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं डीपी ऑफ i
0, ये जितने भी हैं उनको 0 कर दूंगा और dp ऑफ 0i इनको भी 0 कर दूंगा। फिर दो फॉर लूप लगाऊंगा मैं, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, फॉर j इक्वल्स टू 1 to m। सबसे पहले तो इफ j इज ग्रेटर देन i तो ब्रेक कर दो, फिर else if i इक्वल्स टू j तो आंसर हो जाएगा dp ऑफ i j इक्वल्स टू k टाइम्स i मॉड्यूलो मॉड दैट इज 10 की पावर 9 प्लस 7। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, j इज लेस देन i तो dp ऑफ i j इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 1 j डिवाइड बाई 2। बट डिवाइड बाई 2 हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मॉड्यूलो मॉड ले लेंगे, मॉड इज 10 की पावर 9 प्लस 7 और 2 डिनोमिनेटर में है तो उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो dp ऑफ i j इंटू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मॉड एक्सपोनेंशियल 2 मॉड माइनस 2। अगर ये है, अगर 1/2 है, 2 का मुझे इन्वर्स चाहिए, 2 इन्वर्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7, तो ये कंसेप्ट है कि अगर ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो इसका जो इन्वर्स है दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 2 की पावर मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक फंक्शन है जिसमें हम 2, ये क्या है, बेस है 2 और ये पावर है मॉड माइनस 2, वो पास कर रहे हैं और ये कैलकुलेट करके हमें वापस मिल जाएगा। ये कितने टाइम में मिलेगा, ये लॉग मॉड माइनस 2 टाइम में हमें सबसे फास्टेस्ट वे में मिल सकता है और इसको हमें वापस क्या करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। सो dp ऑफ आई जे इक्वल्स टू dp ऑफ आई जे मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। अब ये फंक्शन भी मैं दिखा देता हूँ, मॉड एक्सपोनेंशियल क्या होता है। अगर ये लॉन्ग है, ये हमारा फंक्शन है, बेसिकली ये कहता है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल। तो अगर मान लो दो पैरामीटर्स है LLA और LLB, तो ये क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा आंसर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका प्रूफ हम नहीं दिख रहे। वाइल b इज ग्रेटर देन 0 इफ b मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1, आंसर इक्वल्स टू आंसर इंटू a मॉड्यूलो मॉड। और हर एक स्टेप में ये इफ के अंदर है और हर एक स्टेप में हम क्या करेंगे, b को बाई 2 करेंगे, b बाई इक्वल्स टू 2 और a को स्क्वायर करेंगे और हर बार मॉड तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो ये जो है हर बार b को डिवाइड बाई 2 कर रहा है तो ये log b टाइम में रन करेगा और b क्या है, मॉड माइनस 2। और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। ये बेसिकली 2 का इन्वर्स रिटर्न कर रहा है। और हर एक स्टेप में कैलकुलेट ना करना हो तो हम इसको अलग से भी कैलकुलेट करके रख सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम बाहर निकलेंगे तो dp ऑफ nm जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n इंटू m इंटू, यहाँ पे अगर लॉग देखें तो लॉग मॉड दैट इज मॉड माइनस 2 दैट इज 10 की पावर 9 प्लस 5, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होगी। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2000। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n स्क्वायर लॉग ये मॉड वैल्यू। हालांकि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ही बार बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट एट ईच स्टेप। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको तीनों पार्ट्स क्लियर है। अब हार्ड वर्जन का कंसेप्ट देखते हैं।
सो अब अगर हार्ड वर्जन की बात करें तो जैसे इजी वर्जन में हमने देखा कि डी ऑफ आई जे इक्वल टू डी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस डी ऑफ आई माइनस वन जे बाई टू से हमारा आंसर हो रहा था, लेकिन वो एन स्क्वायर में जा रहा था और अगर यहाँ पे एन की वैल्यू देखें तो वो 10 की पावर 6 तक जा रही है। सो एन स्क्वायर विल गिव अस टाइम लिमिट एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब एन की वैल्यू 10 की पावर 6 तक है, मतलब ओ ऑफ एन में हो सकता है क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डीपी का जो टेबल बनाया था उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मे बी उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मान लो मैं लेता हूँ n इक्वल टू 6, के m इक्वल्स टू 4, ठीक है, और k इक्वल्स टू k। तो n इक्वल टू 6 है, मतलब 6 रोज और 4 कॉलम्स, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। This is 0th row, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब तो 0 थे जैसा हमने देखा था। ये क्या होगा, ये k होगा, ये 2k होगा, ये 3k होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट ऑफ इजी वर्जन देखिए, उसमें सब मैंने बताया है। अब हमने क्या डिराइव किया था कि डी ऑफ आई जे वुड बी इक्वल टू डी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस डी ऑफ आई माइनस वन जे बाई टू। अब यहाँ पे देखो कि बेस केस हम इनको ही फिल कर रहे हैं, हम ये सब तो अभी फिल नहीं कर रहे, तो हम इन सब की वैल्यूज इनकी मदद से ही तो फिल करने वाले हैं। लाइक दिस वुड बी दिस प्लस दिस बाई टू, दिस वुड बी दिस प्लस दिस बाई टू। तो अल्टीमेटली इनमें से ही कुछ वैल्यू डिराइव होकर आ रही है। तो हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, वो अगर हमें पता चल जाए तो एक ही स्टेप में मे बी कोई इक्वेशन मिल जाए। तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, इसका यहाँ पे कितना है, इसका यहाँ पे कितना है, इसका यहाँ पे कितना है, तो हम एक फोर लूप में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो अगर हम देखें तो हम एक काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, इनको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो दिस प्लस दिस बाई टू होगी, तो k बाई टू होगी। ये जो है वो यहाँ पे कितनी कंट्रीब्यूट करेगी, दिस वुड बी दिस प्लस दिस बाई टू, दैट इज k बाई फोर। ये हो जाएगा k बाई एट, ये हो जाएगा k बाई 16, ये हो जाएगा k बाई 32। दिस वैल्यू वुड बी दिस प्लस दिस बाई टू, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो हम इसका बाई टू नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसका बाई टू कर रहे हैं। सो दिस वुड बी हाउ मच, k बाई फोर। ये जो है वो होगा दिस प्लस दिस बाई टू। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू ही नहीं ली है, ठीक है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन बाकी सेल्स में कितना जा रहा है। सो k बाई फोर प्लस k बाई फोर बाई टू, दैट इज 2k बाई फोर, दैट इज k बाई टू बाई टू, दैट इज k बाई फोर। लेकिन हम इसको 2k बाई एट लिखेंगे ताकि जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन रहे, ताकि हम कुछ फॉर्मूला में भी डिराइव कर सके। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दिस प्लस दिस बाई टू, लेकिन हम तो सिर्फ इसका देख रहे हैं, सो दिस बाई टू, दैट इज k बाई एट। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, दिस प्लस दिस बाई टू, यहाँ पे जितना इसका कंट्रीब्यूशन है प्लस यहाँ पे जितना उसका कंट्रीब्यूशन है बाई टू, सो दैट इज k बाई एट प्लस 2k बाई एट, दैट इज 3k बाई एट बाई टू, 3k बाई 16। यहाँ पे दिस प्लस दिस बाई टू, दैट इज 3k बाई 16, यहाँ पे दिस बाई टू, k बाई 16, ठीक है। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसका, दिस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्लस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाई टू, दैट इज 4k बाई 32। हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे बिकॉज वी वांट द डिनोमिनेटर टू बी सेम। यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा, दिस प्लस दिस बाई टू, दैट इज 6k बाई 32। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दिस प्लस दिस बाई टू, 4k बाई 32। और अगर मैं एक और ले लूँ जस्ट टू फिल इट आउट, इट वुड बी k बाई 16 बाई टू, इट वुड बी k बाई 32। तो क्या हमें यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रही है, इसका कंट्रीब्यूशन बाकी सेल्स में कितना है, इसकी पैटर्न दिख रही है। ये जो डिनोमिनेटर है वो सब में कॉमन है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, हम जितने स्टेप्स नीचे गए हैं उतनी बार डिवाइड बाई टू हुआ है। ये 6th रो है, ये 1st रो है, हम 5 स्टेप्स नीचे गए हैं, सो डिवाइड बाई टू 5 टाइम्स हुआ है, सो 1 अपॉन 2 की पावर 5, दैट इज 32। तो
तो ये डिनोमिनेटर तो हमें पता चल गया, वो क्या है कि यहाँ की रो नंबर, यहाँ की रो नंबर 1/2 की पावर दिस रो माइनस दिस रो, ठीक है, वो कितने स्टेप से वो है। बाकी जो न्यूमरेटर है उसमें पैटर्न देखो 1 1 दैट इज 1C0 1C1, पैटर्न देखो 1 2 1 2C0 2C1 2C2, 1 3 3 1 3C0 3C1 3C2 3C3, 1 4 6 4 1 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, पैटर्न दिख गई। अब ये आ कैसे रही है 4C2, अगर हम देखें व्हाट इज 4 इज इट, अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, इस सेल का रो और कॉलम नंबर है, इस सेल का रो और कॉलम नंबर है, और कुछ तो है नहीं। ये क्या है 1,1, ये क्या है 4, सॉरी रो नंबर इज 6, कॉलम नंबर इज 3, तो इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। सो 4C2 है, ये 6 जो है वो है 4C2, तो इसमें से क्या कुछ मिल रहा है क्या 4C2। अगर मैं कहूँ 2 is 3 minus 1, 4 is 6 minus 1 minus 1, that is 6 minus 1 minus 1 C3 minus 1, क्या ये जनरलाइज हो रहा है, देखते हैं। ये कौन सी रो है, रो है 6th, कॉलम है 4th, ये क्या है 1,1, सो 6 minus 1 minus 1 C4 minus 1 that is 4C3 that is 4, हाँ ये न्यूमरेटर में 4 ही है, ये 6 ही है। आप बाकी भी चेक कर सकते हो। अगर हमें देखना है कि पर्टिकुलर रो और कॉलम जो है i, क्योंकि ये सब तो i ही है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पर्टिकुलर रो और कॉलम में कितना है इस तरफ के, ठीक है, ये तो इनवैलिड है, तो वो होगा r माइनस आई माइनस 1 C माइनस 1। अगर इसका जो रो और कॉलम है वो r और c है तो सॉरी r माइनस आई माइनस 1 C माइनस आई, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन होगा इनटू, अगर ith रो और ith कॉलम है इसका मतलब उसकी वैल्यू k इंटू आई होगी, ठीक है, इतना कंट्रीब्यूशन इनटू ये अपॉन rth रो है और वो ith रो है, तो वो हो जाएगा 2 की पावर r माइनस आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर r माइनस आई। तो हमें एक पर्टिकुलर रो नंबर और रो और कॉलम में ith सेल विथ ith रो एंड ith कॉलम का कितना कंट्रीब्यूशन है वो फॉर्मूला मिल गई। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या dp ऑफ nm चाहिए हमें, ठीक है, तो अगर dp ऑफ nm चाहिए तो i वाले जितने भी सेल्स हैं उनका यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर ये हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to m, क्योंकि कॉलम्स तो m है और m इज लेस देन इक्वल टू n, तो i वाले जितने भी है 1 1 2 2 3 3 वो कहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे m पे, दैट इज समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to m, m वाले सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज n माइनस आई माइनस 1 C m माइनस आई, और ith रो और ith सेल में क्या नंबर होगा ki, उसका कंट्रीब्यूशन इतना होगा, इसमें वैल्यू है ये, और डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस आई, क्योंकि हम जितने स्टेप्स नीचे आएंगे उतना बार डिवाइड बाई 2 आता जाएगा, वो हमने देखा था। सो बस अब ये तो एक फुल लूप की मदद से निकल जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो अब अगर हार्ड वर्जन के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एक तो हमें जो हमने फॉर्मूला निकाली थी क्या थी, समीशन i इक्वल टू 1 से लेके m n माइनस आई माइनस 1 सी m माइनस आई इंटू के टाइम्स आई अपॉन 2 की पावर n माइनस आई। तो 2 की पावर वाले जो भी टर्म्स है n माइनस आई, सो इस 0 से लेके n तक के वो चाहिए, और n माइनस आई माइनस 1 वाले टर्म्स है सो फैक्टोरियल भी चाहिए होगा। तो पहले वो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं दो एरे लेता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ 10 की पावर 6 प्लस 1, बिकॉज 10 की पावर 6 तक नंबर जा रहे हैं, ठीक है, और
दूसरा क्या लेना था, एक मैं ले लेता हूँ पावर ऑफ 2 10⁻6 प्लस 1। अब पहले तो इन दोनों को कैलकुलेट करके रख देते हैं। सो फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल्स टू पावर ऑफ 2 ऑफ 0 इज हाउ मच 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाकी सबको कैलकुलेट करना है। फॉर i इक्वल्स टू 1 to 10⁻6 फैक्टोरियल ऑफ i इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ i माइनस 1 इंटू आई मॉड्यूलो मॉड। मॉड क्या है, 10⁻9 प्लस 7। पावर ऑफ 2 ऑफ i इक्वल्स टू पावर 2 ऑफ i माइनस 1 इंटू 2 मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब ये हमें इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आंसर इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब i इक्वल टू 1 से लेके n तक रन करेंगे, के आई लेंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेप पे k 2k 3k ऐसे होगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वेरिएबल ले लेता हूँ p, जिसको मैं बढ़ाता रहूँगा। इनिशियली p है k। फॉर i इक्वल्स टू 1 i इज लेस देन इक्वल्स टू m i प्लस प्लस। अब क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो मैं कह सकता हूँ सम इक्वल्स टू p। p क्या है, फर्स्ट k होगा, फिर 2k होगा, फिर 3k होगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो है p। अब इनिशियली आंसर वेरिएबल हम 0 लेंगे। ठीक है, ये सम क्या है, ये हम हर एक इंडिविजुअल i के लिए कैलकुलेट सम में करेंगे और फिर आंसर में ऐड कर देंगे। तो अभी सम की वैल्यू ये है, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या होगा, सम इक्वल्स टू सम इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आई माइनस 1 मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, बिकॉज n माइनस आई माइनस 1 cm माइनस आई विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस आई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस आई इंटू फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, दैट इज n माइनस m माइनस 1। तो अब इन दोनों का इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हम मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से करेंगे। इजी वर्जन का जो इम्प्लीमेंटेशन था वहां पे मैंने दिखाया था, यहाँ पे हम डिटेल में वापस नहीं देख रहे, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे। दैट वुड बी इक्वल टू, वो क्या करता है, a की पावर b है तो log b टाइम में, मतलब a की पावर b मॉड्यूलो मॉड है तो वो log b टाइम में उसको कैलकुलेट करके दे देता है। सो सम इज इक्वल टू सम इनटू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमें इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज m माइनस आई और मॉड माइनस 2। ये क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या कैलकुलेट करके देगा, सबसे पहले तो ये हमें फैक्टोरियल m माइनस आई की पावर मॉड माइनस 2 का होल मॉड मॉड। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो इसकी पावर मॉड माइनस 2 बेसिकली होता क्या है, अगर ये और ये रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, तो होगा क्या, अगर सॉरी ये जो मॉड वैल्यू है वो अगर ये और ये वैल्यू अगर रिलेटिवली प्राइम है, तो अगर मुझे 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस आई है, क्योंकि वो डिवीजन में होगा फैक्टोरियल, तो इसका इन्वर्स चाहिए अगर मुझे, क्योंकि हमें p इंटू क्यू इन्वर्स टर्म्स में आंसर देना है। तो इसका अगर इन्वर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मॉड्यूलर जो है वो अगर रिलेटिवली प्राइम है इससे, तो अब ये प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली रिलेटिवली प्राइम होगा, तो दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, दैट इज फैक्टोरियल m माइनस 1 पावर मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड। तो वही हम ये जो फंक्शन है वो इसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब वापस क्या करना पड़ेगा, सम इज इक्वल्स टू सम इनटू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन में हम पास करेंगे। अब ये भी तो है डिवीजन में, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n माइनस m माइनस 1 मॉड माइनस 2, मतलब कि इसका इन्वर्स भी हमें चाहिए। यहाँ पे वापस मॉड्यूलो मॉड आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा मॉड्यूलो मॉड। अब क्या चाहिए, अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये तो यहाँ पे था ही, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये चाहिए। तो हम कह सकते हैं सम इज इक्वल टू, इसका भी इन्वर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है, सम इनटू मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल
और ये वैल्यू क्या है 2 की पावर n माइनस आई, इट इज पावर ऑफ 2n माइनस आई, पावर 2, ये जो हमने एरे क्रिएट किया उसका n माइनस आई इंडेक्स वाली वैल्यू, और मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड। ठीक है, तो ये हमने पूरा टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आंसर में ऐड कर देंगे। सो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सम, और हमें क्या करना पड़ेगा, p में वापस k को ऐड करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन। सो p इक्वल्स टू p प्लस k मॉड्यूलो मॉड, और यहाँ पे भी मॉड्यूलो मॉड आएगा, हर एक स्टेप पे मॉड लेना है। ठीक है, और अब ये वापस जाएगा, फिर i इक्वल टू 2 3 4 ऐसा 1 से लेके m तक हो जाएगा। ये हर एक टर्म इंडिविजुअली सम में स्टोर होगी और वो ऐड होती जाएगी आंसर पे। आंसर को इनिशियली लिया है 0, और p की वैल्यू को हम पहले k लेंगे, फिर 2 के 3 के, हर एक लूप में वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, एक फॉर लूप लगाया है और ये जो है वो लॉग ऑफ मॉड वैल्यू में वो कैलकुलेट कर लेगा इसका इनवर्स। सो वी कैन से इट इज बिग O ऑफ n इंटू, ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, सो वी कैन से इट इज दिस, और n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 है ओवर समेशन ऑफ ऑल दी टेस्ट केसेस। सो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको इजी वर्जन हार्ड वर्जन दोनों के कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन सब कुछ क्लियर है। इसके दोनों सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू।